दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जॉर्ज ऑरवेल का एक नॉन फिक्शनल किस्सा, यानी एक नॉन फिक्शनल ऐसे बोल सकते हैं हम, शूटिंग एन एलिफेंट। जॉर्ज ऑरवेल इसी टाइप के ऐसे लिखा करते थे दोस्तों। इस ऐसे में उन्होंने बताया है उस वक्त जब ये बर्मा में एक पुलिस ऑफिसर बनके तैनात थे, उस वक्त एक किस्सा हुआ था कि इन्होंने वहां पर एक हाथी मारा था दोस्तों। आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सिलेबस में इनका एक वर्क होगा एनिमल फार्म। उसको पढ़कर आप में से बहुत सारे बच्चे इनके फैन बन गए होंगे, लेकिन ये ऐसे जब आप पढ़ोगे ना तो आपका रियलिटी से सामना होगा। दोस्तों कमाल की बात पता है क्या है, ये अगर किसी चीज को गलत मानते थे ना तो उस चीज को गलत मानते थे। फिर गलती गोरे लोगों ने की हो, काले लोगों ने की हो, रशियन लोगों ने की हो, ब्रिटिश लोगों ने की हो, एम्पायर ने की हो, चाहे इन्होंने खुद ने क्यों ना की हो, इस ऐसे में हमें ये साफ देखने को मिलता है। ये बड़ा कमाल का वर्क है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बर्मा यानी आज के म्यांमार में मोमेन नाम की जगह पर हमारे राइटर जॉर्ज ऑरवेल को एक काम मिला। ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से एक सब डिविजनल ऑफिसर बनकर गए थे वहां पर। वो मैं उन्हीं के नजरिए से इस किस्से को समझाने की कोशिश करता हूं। वो बोलते हैं कि ना तो मैं उस जॉब को पसंद करता था, ना ही वहां के लोगों को पसंद करता था, और अपने काम में मुझे कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं। तो जॉर्ज ऑरवेल यहाँ पर बोलते हैं कि वहां के लोकल बर्मन लोग जो थे उनको बस बहाना चाहिए था मुझ पर हंसने का, मेरा मजाक बनाने का। इवन मेरा मजाक बनाते हुए मैंने सुना था वो लोग मुझे गालियां भी देते थे। मैंने गालियां अपने कानों से सुनी थी। मेरा खून खौलता था उस वक्त। और वहां के बुद्धिस्ट मंक्स, उन लोगों के पास तो ऐसा लगता था सिर्फ ब्रिटिश लोगों पर हंसने के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं था। ये चीज मुझे परेशान करती थी, बहुत परेशान करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से प्यार करता था। मुझे नफरत तो उससे भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत थी मुझे अपनी नौकरी से। मुझे वो पसंद नहीं थी, और मैंने मन बना लिया था कि जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं इस नौकरी को छोड़कर यहां से निकलूंगा, ये बर्मा से ही निकलूंगा। हालांकि इसके साथ साथ मुझे एक चीज और बुरी लगती थी कि हम लोगों ने इन्हें कॉलोनाइज क्यों कर रखा है। क्योंकि उस नौकरी में रहते हुए, जॉर्ज ऑरवेल बोलते हैं कि उस नौकरी में रहते हुए मैंने इस एम्पायर का गंदा काम बहुत करीब से ऑब्जर्व किया था। बड़ी बुरी हालत कर रखी थी एम्पायर ने इन लोगों की। जेलों में जानवरों की तरह ठूस रखा था यहाँ के लोगों को। बदबू आती थी, सड़न आती थी। मुझे बहुत नफरत और चिड़ सी होती थी इन चीजों को देख देख के। जिस वक्त मुझे नौकरी मिली थी ना, उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर मर रहा था। मतलब दुनिया के अलग अलग इलाकों में एम्पायर के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। लेकिन एक दिन जब मैं बर्मा में नौकरी कर रहा था तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मजबूर कर दिया सोचने पर। वैसे तो चीज बहुत छोटी सी थी, एक किस्सा मान लो। एक दिन सुबह सुबह सिटी के दूसरे कोने से मुझे फोन आया एक पुलिस स्टेशन से, जिस सिटी में मैं रुका हुआ था ना, जिसमें मेरी नौकरी थी। वो लोग बोलते हैं फोन पर कि एक हाथी है जो छूट के भाग गया है, पूरे बाजार में आतंक मचा रखा है उसने, आप यहां पर आकर कुछ हेल्प करो। एक फोन आया है शहर के दूसरे पुलिस स्टेशन से कि एक हाथी है, जंगली है या पालतू है मुझे नहीं पता, वो लोग मुझे बुला रहे हैं कि आकर इसको कंट्रोल करो। अब मुझे नहीं पता था मैं क्या कर सकता था, फिर भी मौका अच्छा था यहां के लोगों को यह दिखाने का कि मैं यानी जॉर्ज ऑरवेल क्या चीज है। मैंने तुरंत अपनी राइफल उठाई, 44 वेंचेस्टर, और बैठ गया अपने घोड़े पर। शायद उस वक्त मेरे दिमाग में इतना ही चल रहा होगा कि मौका अच्छा है, चलो चलते हैं। अब रास्ते भर जितने बर्बन लोग मुझे मिले सबने मुझे हाथी के बारे में बताया, और वो सब सुनकर ऐसा लग रहा था कि हाथी जंगली नहीं है, पाला हुआ है किसी का, चैन तोड़कर भागा है, और उसका मालिक यानी उसका महावत होता है जो हाथी संभालता है, वो यहां पर मौजूद नहीं है। उसको आने में लगभग 12 घंटे का टाइम लग सकता है, और वो एक अकेला आदमी था जो इस हाथी को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जब तक वो यहां पर पहुंचे हाथी ने बहुत तबाही मचाना शुरू कर दी। उस हाथी ने अभी तक एक झोपड़ी उजाड़ दी, एक गाय मार दी, फ्रूट्स की स्टॉल बर्बाद कर दी, और एक गाड़ी पलट दी, कचरे की गाड़ी। और मैं जब वहां पर पहुंचा उस सिटी के पुलिस स्टेशन में तो देखा कुछ बर्मन सब इंस्पेक्टर और कुछ इंडियन कांस्टेबल मेरा वेट कर रहे थे वहां पर कि मैं आऊंगा और सिचुएशन को थोड़ा संभालूंगा। बड़ी बुरी हालत थी भाई, पुलिस स्टेशन की भी बहुत बुरी हालत थी। हम लोगों से पूछने लगे कि हाथी कहाँ गया, लेकिन कोई भी सही जानकारी नहीं दे रहा था। कुछ बोलते इधर गया, कुछ बोलते उधर गया, बहुत ढूंढा लेकिन हाथी नहीं मिला। फिर अचानक किसी की चीख मेरे कानों में पड़ी। यहां वहां लोग भाग रहे थे, मैं भागा गया तो देखा लोगों में भगदड़ मची हुई थी। एक इंडियन आदमी था, कुली, उसकी बॉडी कीचड़ में पड़ी थी। उसको देखकर लग रहा था जैसे वो मर गया। मैंने देखा वो आदमी पूरी तरह से मरा हुआ नहीं था, वो सांस ले रहा था। लेकिन उस दिन बारिश का मौसम था, जमीन गीली थी। उस आदमी की कीचड़ में पड़ी लथबथ लाश देखकर जॉर्ज ऑरवेल खो गए सोच में कि उस लाश की आंखें खुली हुई थी, दांत खुले हुए थे, और उस हाथी के बड़े से पैर ने जिस तरह से उस पर पैर रखा था उसकी खाल किसी खरगोश की तरह उतर गई थी।
वो बोलते हैं कि मैं तो अपने घोड़े से उतर गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरा घोड़ा हाथी को देखकर बिदक जाए और मुझे ही फेंक दे। मैं तो उतर गया और अपने आदमी को बोला फटाफट मेरी राइफल लेकर आओ। अब जरूरत थी थोड़ी हिम्मत की, थोड़ी ताकत की। बर्मन लोगों ने मुझे बताया कि हाथी 100 गज दूर धान के खेतों में बैठा हुआ है। अब वहां पर बहुत सारे लोग जमा हो गए ये सीन देखने के लिए कि मैं हाथी को कैसे मारूंगा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे अब उस हाथी को मारना नहीं था। मैंने तो बस अपनी सेफ्टी के लिए राइफल मंगवाई थी। लेकिन दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल बोलते हैं कि मेरे पीछे थी भीड़। अब देखो लोगों के प्रेशर में आदमी को क्या क्या करना पड़ता है ये साफ हमें देखने को मिलता है। वो बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरा और एक पक्की सड़क से होता हुआ धान के खेतों की तरफ बढ़ा। धान के खेतों में हाथी सड़क से करीबन 8 गज दूरी पर वहां पर खड़ा था। उसको अंदाजा भी नहीं था कि हम सब उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लगभग मेरे पीछे 2000 लोगों की भीड़ उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो घास के साथ में कुछ कर रहा था अपने घुटनों से, वो शायद घास खा रहा था। मैं रुक गया और हाथी को देखकर सोचा यार इसको गोली नहीं मारनी चाहिए। पहली चीज तो ये एक जानवर है, दूसरा बहुत बड़ा जानवर है। मैंने पहले भी जानवर मारे हैं लेकिन इतना बड़ा जानवर मैंने पहले कभी नहीं मारा और एक हाथी को मैं कभी नहीं मारना चाहता। देखने में वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था, एक गाय जैसा सीधा लग रहा था जो खा रहा था। और एक खाते हुए जानवर को मारने के लिए मेरा दिल नहीं माना। मेरे मन में बस इतना था कि काश जल्दी से जल्दी इसका मालिक यहां पर आए और इसको आकर पकड़ ले ताकि इसको गोली नहीं मारनी पड़े। लेकिन तभी मैंने पीछे की तरफ देखा, मेरे पीछे भीड़ को, पीले चेहरों वाली भीड़, लगभग 2000 लोग होंगे। मैंने आपको बताया था हर मिनट हर मोमेंट वो भीड़ मेरी तरफ आगे बढ़ रही थी, एक कदम आगे बढ़ रही थी। अभी अगर यह हाथी बिदक जाए तो ये सारे के सारे 2000 लोग जिंदा लाश बन जाएंगे हंसती हुई, जो यहां पे तमाशा देखने के लिए आया ना। मैंने उन लोगों के चेहरे देखे, सारे के सारे इंतजार में थे कि मैं गोली कब मारूंगा। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई जादू करने वाला हूं। मैं जादूगर हूं क्या मैंने उन लोगों के दबाव में, प्रेशर में, या ये कहें कि साइकोलॉजिकल प्रेशर में मुझे गोली उठानी पड़ी। 2000 लोगों के दिमाग, उनकी उम्मीदें मुझे मजबूर कर रही थी गोली मारने के लिए। मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर रहा था? खुद को हीरो दिखाने के लिए, इस चीज से बचने के लिए कि लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे जैसे अब तक बनाते आए हैं, और न जाने कितने ही हम जैसे गोरों का मजाक बनाएंगे। सच कहूं तो मैं उस हाथी को मारना नहीं चाहता था। मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा था और उससे भी ज्यादा उसके मालिक के लिए बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि अगर यह हाथी जिंदा है तो कम से कम 100 पाउंड का है, और अगर मर गया तो इसके दांतों के अलावा इसकी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। इतने बड़े जानवर को मारना किसी मर्डर से कम नहीं है। मैंने अपनी राइफल में कारतूस भरा, बेहतर निशाना लगाने के लिए सड़क पर लेट गया। मेरा निशाना इतना बेहतर नहीं था, पहले ही बता देता हूं। तुरंत निशाना लगाया और 5 सेकंड तक तो फील ही नहीं हुआ कि क्या हुआ। 5 सेकंड बाद उस हाथी का मुंह फट गया। फिर मैंने दूसरा लगाया और तीसरा फायर किया और खेल खत्म। सांस अभी तक उस हाथी की चल रही थी, वो मरा नहीं था। मैंने अंदाजा लगाया कि इसका दिल यहां पर होगा और दे गोली। मैंने जैसे ही अपना काम खत्म किया, उठा, मेरे पीछे बर्मन लोग दौड़कर आए। हाथी मरा नहीं था, अभी भी उसका गाढ़ा खून बह रहा था, फिर भी वो मरा नहीं था। उसकी सांसें चल रही थी, धड़कनें चल रही थी। इतने बड़े जानवर को कैसे मारा जाए? और जरूर बोलते हैं कि जब मैं वहां से निकला तो बर्मन लोगों ने उसे हड्डियों तक उसका मांस, हाथी का मांस नोच निकाला। मतलब टोकरियां लेकर आए थे उसका मांस नोचने के लिए। हालांकि मैंने गवर्नमेंट की नजरों में काम तो सही किया था, क्योंकि एक पागल कुत्ता और पागल हाथी एक बराबर होते हैं, उसको बराबर मौत मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे साथ वालों ने मुझे बाद में कहा, एक हाथी की जान की कीमत जानते हो तुम? क्या बेवकूफी की तुमने प्रेशर में आकर एक बहुत बड़ी बेवकूफी की, क्योंकि जिस कुली को उस हाथी ने मारा था ना, उसकी जान से ज्यादा महंगी थी हाथी की जान। और दोस्तों बाद में वो कुली भी मर गया। फिर उसकी मौत पर मुझे बहाना मिल गया कि मैंने हाथी को मारकर सही किया, उसने एक आदमी की जान ले ली। लेकिन अंदर से तो मैं भी जानता था कि मैंने कितना बड़ा पाप किया था, कितनी बड़ी गलती की थी। यहीं पर ये शूटिंग एन एलिफेंट खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं मैंने जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।